पीस एंड एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग नंद वंश तक पढ़ चुके हैं और इसके बाद हमें मौर्य वंश के बारे में पढ़ना था। लेकिन देखिए, इसी बीच हमारे भारत के ऊपर कुछ विदेशी आक्रमण हुए हैं और इन विदेशी आक्रमण को दो भागों में बांटा गया और वो दो भाग मौर्य काल के आधार पर बांटे गए हैं। कुछ ऐसे युद्ध हैं जो मौर्य काल के पहले हुए थे, कुछ ऐसे आक्रमण और युद्ध हैं जो मौर्य वंश के बाद हुए थे। तो मौर्य वंश पढ़ने से पहले जो मौर्य वंश के पहले जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं हम उनको देख लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि आक्रमण होता किस ओर था हमारे भारत के ऊपर। देखिए, भारत का पूर्वी क्षेत्र मगध एक शक्तिशाली राज्य था। यह आसपास के सभी राज्यों को हरा कर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी, इसलिए पूर्वी क्षेत्र मजबूत था। किंतु भारत का पश्चिमी क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बटा था तथा वहां के राजा या शासक कमजोर थे। इसी कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया करते थे। तो देखिए, हमारा जो मगध था ये आधुनिक बिहार साइड में है, यानी कि हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में। वहाँ के जो राजा थे वो धीरे धीरे आसपास के जो छोटे छोटे राजा थे उनको जीत कर अपना एरिया बढ़ा चुके थे और वहाँ पे इसीलिए राजनीतिक स्थिरता थी, क्योंकि राजा एक था तो सारे राज्यों पर उसी का शासन था। तो उस तरफ यानी कि पश्चिमी क्षेत्र पर एकदम अच्छे से सब कुछ था, वो एकदम स्थिर था। जबकि जो हमारा पश्चिमी एरिया था वो अशांत था, क्योंकि वहाँ के राजा छोटे छोटे थे, बहुत बड़ा एरिया भी उनका नहीं था। इसलिए जितने भी आक्रमणकारी आते थे वो भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर ही आक्रमण किया करते थे। तो अब देख लेते हैं कि आक्रमण कौन कौन से हुए हैं। देखिए, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजा डेरियस प्रथम ने किया था। यानी हमारे भारत पर, हमारे अखंड भारत पर जो पहला विदेशी आक्रमण था वो डेरियस प्रथम ने किया था, जो हखमनी वंश के थे और हखमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे। तो इनका ध्यान रखिएगा कि जो हखमनी वंश के राजा डेरियस प्रथम ने प्रथम आक्रमण किया था और हखमनी वंश के जो संस्थापक थे वो साइरस द्वितीय थे। अब देख लीजिए, इस वंश का अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हखमनी वंश का अंत कर दिया। तो देखिए, इसने जो हखमनी वंश था इसके ही डेरियस प्रथम ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन इसी का जो वंश था हखमनी वंश, इसको सिकंदर ने ही अपने विश्व विजय के दौरान ही रौंद कर रख दिया, जिसके कारण जो ये हखमनी वंश था इसका अंत हो गया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं मकदूनिया या यूनान आक्रमण। देखिए, यूनान आक्रमण का नेतृत्व सिकंदर कर रहा था। तो आइए हम सबसे पहले सिकंदर के बारे में कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। देखिए, जो सिकंदर थे इनके पिता का नाम राजा फिलिप था, माता का नाम ओलंपियास था और जो सिकंदर है जिन्हें हम सिकंदर बोलते हैं इनका मूल नाम अलेक्जेंडर मैसिडोनियन था। यानी कि भले ही इनका नाम सिकंदर फेमस है लेकिन इनका मूल नाम अलेक्जेंडर मैसिडोनियन था और इनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, यूनान में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में यूनान में हुआ था। और यहाँ पे देखिए ईसा पूर्व का हमने क्या बताया था कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म के 356 साल पहले सिकंदर का जन्म हुआ था। देखिए, सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना था और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और सिकंदर के घोड़े का नाम बुकेफराल था। अब कुछ और देख लेते हैं सिकंदर ने किस तरीके से हमारे भारत पर आक्रमण किया। देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय गांधार के शासक आम्भिक थे, जिससे सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। जो हमारा क्या बोलते हैं ये गांधार था, ये हमारे पश्चिमी हिस्से पर ही था और यहाँ पे सबसे पहले सिकंदर ने गांधार पर आक्रमण किया। वहाँ के शासक जो आम्भिक था वो बहुत ही कमजोर और कायर किस्म का था, इसीलिए उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और यही भारत पर पहली विजय थी सिकंदर की। उसके बाद देख लीजिए, इसके बाद सिकंदर का युद्ध पुरु के राजा पोरस से हुआ। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर हुआ। इस युद्ध को वितस्ता या हाइडेस्पीच का युद्ध कहते हैं।
देखिए जो राजा पुरु के राजा जो पोरस थे उनका युद्ध मतलब आम्भीक के बाद हुआ। और आम्भीक जो थे इन्होंने हेल्प की थी सिकंदर की, पूरे खाने पीने से, पूरे सैन्य अभियान मतलब सैन्य से इन्होंने ही सिकंदर की हेल्प की थी। पुरु प्रेजेंट में हमारे पंजाब में है और उसी पुरु के राजा पोरस से इनका युद्ध हुआ था। जो पोरस थे ये बहुत ही महान थे और बहुत ही वीरता से लड़े, किंतु इनकी सेना छोटी होने के कारण, इनका क्षेत्र छोटा होने के कारण ये हार गए, लेकिन लड़े बहुत ही वीरता के साथ थे। तो पोरस की वीरता को देखकर जो सिकंदर थे उन्होंने इनका राज्य वापस कर दिया, किंतु कहा कि तुम हमारे अधीन ही काम करोगे। और ये जो सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। हम लोग तो कहेंगे वितस्ता या झेलम नदी का युद्ध, लेकिन जो सिकंदर के यहाँ के लोग जो यूनानियन थे वो इस युद्ध को हाइडे स्पीड का युद्ध कहते थे। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये जो अभी हमने आपको बताया कि इस युद्ध में पोरस हार गए, किंतु सेना कम होने के बावजूद वे बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े थे। उनकी इसी बहादुरी के देखकर सिकंदर ने राजा पोरस को अपना मित्र बना लिया और उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया, किंतु ये कहा कि आप हमारे अधीन ही काम करेंगे। देखिए सिकंदर व्यास नदी पार करके पूरे भारत को जीतना चाहता था, किंतु उसकी सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया और यूनान के लोग व्यास नदी को हाइफेनिया कहते थे। देखिए सिकंदर ने भले ही झेलम नदी के तट पर राजा पोरस को हरा दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी व्यास नदी, और उस समय बरसात का मौसम था तो व्यास नदी अपने उफान पर थी, तो इसीलिए वो लोग व्यास नदी पार नहीं कर पाए और धीरे धीरे यूनानी सेना यानी सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया और उन्होंने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें व्यास नदी के पहले ही लौटना पड़ा। वो व्यास नदी पार करके हमारे भारत में मतलब एंट्री नहीं किए, वो लोग व्यास नदी तक ही रुक गए और जो वहाँ के लोग थे यानी यूनान के लोग थे वो व्यास नदी को हाइफेनिया कहते थे। अब सिकंदर के कुछ सेनापति के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो सिकंदर के थल सेनापति थे इनका नाम सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस था, इनका नाम निकेटर भी था, तो इनका नाम सेल्यूकस निकेटर था। जबकि जो जल सेनापति थे वो नियारकस थे। देखिए भले ही सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया था और वो भारत में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जो सेल्यूकस थे ये बहुत ही मतलब उनको उत्साहित करने की कोशिश किए थे। यहाँ तक कि सिकंदर ने भी उन्हें बहुत उत्साहित करने की कोशिश की थी कि भारत में चलिए, वहां पे जीतिए, लेकिन सेना का मनोबल टूट चुका था, इसीलिए वो लोग आगे नहीं बढ़े। देखिए सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु डायरिया से हुई या फिर भारत में ही इनको कुछ ऐसा विष दे दिया गया था जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई, मतलब ऐसा कहा जाता है। लेकिन इनका मेन बात यह है कि 323 ईस्वी में बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई। ये एग्जाम पॉइंट है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा कि 323 ईस्वी ईसा पूर्व में बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई। देखिए सिकंदर के घोड़े का नाम बुके फराल था, तो जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसी समय इनके घोड़े की भी मृत्यु हो गई। इसीलिए सिकंदर और उनके घोड़े बुके फराल दोनों का मकबरा बेबीलोन में ही है। अब आज के टाइम के जितनी तकनीक उस समय पे तो थी नहीं कि उनको अच्छे से रखा जाए मम्मी बना के और उनके देश में ही दफनाया जाए, इसीलिए जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई वहीं पे इनको दफना दिया गया और इनकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, इसीलिए बेबीलोन में ही सिकंदर और बुके फराल दोनों का मकबरा बनवा दिया गया। आई होप कि आपको सिकंदर और उसके समय जो भारत पे आक्रमण किए गए थे वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।